जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। शायद आपने यह विचार किया हो कि जो सबसे सरल दिनचर्याएं आप बिना सोचे समझे करते हैं, उनमें छिपे हुए जोखिम हो सकते हैं। यदि आपकी उम्र 60 से अधिक है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह वो जानकारी नहीं है जो आपको आमतौर पर डॉक्टर के वेटिंग रूम में या पारिवारिक बैठकों में सुनने को मिले। यह आपके घर के सबसे निजी स्थानों में से एक, आपके बाथरूम, से जुड़ी है। रोज का शावर, जो सुरक्षा और नवीनीकरण का प्रतीक होना चाहिए, कुछ परिस्थितियों में आपके हृदय धमनी स्वास्थ्य, विशेषकर आपके मस्तिष्क के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। मैं गीली टाइलों पर फिसलने जैसे स्पष्ट खतरे की बात नहीं कर रहा। मैं उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और संभावित रूप से गंभीर मुद्दे, स्नान की आदतों और स्ट्रोक के जोखिम के संबंध पर बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग मानते हैं कि स्ट्रोक मुख्यतः उन्हीं को होता है जिन्हें गंभीर हृदय रोग हैं या जो लंबे समय तक धूम्रपान करते रहे हैं। वास्तविकता अधिक सूक्ष्म है। हर दिन ऐसे बुजुर्ग जो देखने में स्वस्थ लगते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, अचानक बोलने में कठिनाई या हाथ में कमजोरी के साथ आपातकालीन विभागों में पहुंचते हैं। कभी कभी रोजमर्रा की स्नान आदतें इन घटनाओं में योगदान करती हैं। आइए मैं आपको मार्गरेट का अनुभव बताता हूँ। 73 वर्ष की उम्र में वो ऊर्जावान और आत्मनिर्भर थी, वर्षों से अकेले रहती थी। हर रात 9 बजे उनकी प्रिय दिनचर्या थी, लंबा गर्म स्नान, जो उनके असहजता को कम करता और सोने से पहले मन को शांत करता। यह उनका निजी आश्रय था। एक शाम, स्नान के लगभग 20 मिनट बाद, उन्हें तीव्र चक्कर और मतली होने लगी। किसी तरह उन्होंने खुद को सुखाया और बिस्तर तक पहुंची, लेकिन सुबह तक उनकी बेटी ने उन्हें तुतलाती बोली और आंशिक लकवे के साथ पाया। मार्गरेट को स्ट्रोक हुआ था, और यद्यपि कई कारकों ने भूमिका निभाई, उनकी स्नान दिनचर्या ने परिस्थितियां बनाने में योगदान दिया। मार्गरेट का अनुभव एक महत्वपूर्ण शारीरिक वास्तविकता दिखाता है। 60 के बाद हमारा शरीर अलग तरह से काम करता है। रक्तवाहिकाएं लोच खोती हैं, हृदय आउटपुट घटता है, और मस्तिष्क ऊतक सावधानीपूर्वक संतुलित रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। छोटे छोटे पर्यावरणीय बदलाव भी पिछली दशकों की तुलना में अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। इन परिवर्तनों को समझना आपको रक्षात्मक समायोजन करने की शक्ति देता है। आइए देखें कि अत्यधिक गर्म शावर के दौरान शरीर विज्ञान में क्या होता है। जब पानी का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस के पास या उससे ऊपर पहुंचता है, तो आपकी रक्तवाहिकाएं तेजी से फैलती हैं। ये फैलाव रक्तचाप को घटाता है। युवा व्यक्तियों की लचीली धमनियां इस बदलाव को आसानी से संभाल लेती हैं, परंतु जैसे जैसे उम्र के साथ धमनियां कठोर होती हैं और हृदय की प्रतिपूरक क्षमता कम मजबूत होती है, दबाव में अचानक गिरावट अस्थायी रूप से मस्तिष्कीय रक्त प्रवाह को कम कर सकती है। यह अधिकांश मामलों में सीधे स्ट्रोक का कारण नहीं बनता, पर परिस्थितियां अवश्य बनाता है, विशेषकर जब डिहाइड्रेशन या पहले से मौजूद रक्तवाहिका रोग जैसे अन्य जोखिम कारकों के साथ जुड़ जाए। चिकित्सीय शोध संकेत देता है कि रक्तचाप में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव स्ट्रोक जोखिम बढ़ा सकते हैं, खासकर जब अन्य योगदानकारी कारक मौजूद हों। इसका मतलब यह नहीं कि गर्म शावर छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब है अतियों से बचना। उदाहरण के लिए, मैनुअल की स्थिति पर विचार करें। 75 की उम्र में वो बागवानी करते और रोज चलते थे। घुटने के दर्द से राहत के लिए उन्होंने हर रात 20 मिनट के बहुत गर्म शावर की आदत बना ली। एक शाम स्नान के बाद उन्हें चक्कर और धुंधला दिखाई देने लगा। उन्होंने इसे थकान समझा, पर कुछ ही मिनटों में गिर पड़े। अस्पताल में जांच से स्ट्रोक की पुष्टि हुई। मैनुअल को कुछ कार्यक्षमता वापस मिली, लेकिन दाईं ओर की गतिशीलता स्थायी रूप से प्रभावित हो गई। सार क्या है? 70 की उम्र में आपका हृदय धमनी तंत्र 40 की तुलना में अलग मानकों पर काम करता है। इसे अधिक स्थिरता और कम नाटकीय बदलाव चाहिए। आप क्या करें? शावर का पानी आरामदेह गर्म रखें, बहुत गर्म नहीं। अवधि लगभग 10 मिनट तक सीमित रखें। स्थानीय दर्द में राहत के लिए पूरे शरीर को गर्म करने के बजाय हीटिंग पैड या गर्म सेक जैसी लक्षित विधियां अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि स्नान के दौरान चक्कर, कमजोरी या दृश्य विकार हो, तो इसे साधारण बुढ़ापा मत माने। ये संभावित चेतावनी संकेत हैं और चिकित्सकीय मूल्यांकन का हकदार हैं। अब एक और आम पैटर्न, भोजन के तुरंत बाद या कुछ दवाएं लेने के थोड़ी देर बाद शावर लेना। शारीरिक क्रम कुछ यूं है। भारी भोजन के बाद आपका पाचन तंत्र अतिरिक्त रक्त प्रवाह मांगता है, ये सामान्य है। इस दौरान अन्य हिस्सों, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है, को अनुपातिक रूप से कम रक्त मिलता है। यदि आप इस समय गर्म शावर लेते हैं, तो ऊष्मा त्वचा की ओर रक्त खींचती है।
ये दोहरी मांग, पाचन और ताप नियमन मिलकर मस्तिष्क के लिए उपलब्ध रक्त आपूर्ति घटा सकती हैं। दवाएं जटिलता की एक और परत जोड़ती है। 60 से ऊपर कई लोग एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर दवाएं लेते हैं जो परिसंचरण विज्ञान को प्रभावित करती हैं। जब आप पाचन की मांग, दवा का प्रभाव और ऊष्मा जनित वासोडाइलेशन को एक साथ जोड़ते हैं तो स्थिति बन सकती है जिसमें रक्तचाप उतना गिर जाए जितना शरीर आसानी से संतुलित न कर पाए। भोजन के बाद रक्तचाप घटने की यह घटना पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन बुजुर्गों में अच्छी तरह प्रलेखित है। एलेनोर की कहानी इसे स्पष्ट करती है। 76 की उम्र में वह वर्षों से एक ही दिनचर्या पर चलती थी। डिनर के बाद हृदय संबंधी दवाएं लेना और फिर गर्म स्नान। उन्हें यह नींद के लिए आवश्यक लगता था। एक शाम स्नान के लगभग 10 मिनट बाद उन्हें तीव्र वर्टिगो हुआ। वे कमजोर महसूस करने लगी और बेहोश हो गईं। आपातकालीन मूल्यांकन में उनका रक्तचाप काफी घटा पाया गया, जो स्ट्रोक में योगदानकारी बना। एलेनोर बच गई, पर स्थायी वाणी दोष रह गया। एलेनोर का अनुभव सिखाता है कि बड़ा रोग हमेशा दोषी नहीं होता। कभी कभी निर्दोष दिखने वाले दैनिक कारकों का संचय होता है। उनका डिनर, दवा, स्नान क्रम सालों तक ठीक लगा, पर हृदय धमनी जोखिम संचयी होता है। जो कल शरीर संभाल पाया वह कल फिर हो, इसकी गारंटी नहीं। समाधान सरल है। भारी भोजन के बाद कम से कम 60 मिनट इंतजार करें, तब स्नान लें। रक्तचाप की दवाएं लेने के बाद भी उतना ही अंतराल रखें, फिर ऊष्मा एक्सपोजर करें। शरीर को हेमोडायनामिक स्थिरता पाने का समय दें। अब एक और चिंताजनक अभ्यास, भाप से भरे अपर्याप्त रूप से हवादार बाथरूम में लंबा समय बिताना। बहुतों को यह आरामदेह स्पा जैसा लगता है। कमरा भाप से भर जाता है, शीशे धुंधला जाते हैं और गर्म नमी सुकून देह लगती है, पर इसमें ऑक्सीजन सांद्रता से जुड़ी बुनियादी समस्या छिपी है। जब छोटा बाथरूम पर्याप्त वेंटिलेशन के बिना भाप से संतृप्त हो जाता है तो परिवेशी ऑक्सीजन स्तर घटता है। आपको इसका सचेत एहसास नहीं होता क्योंकि गर्माहट सुखद होती है, पर आपका शरीर जरूर महसूस करता है। आपका मस्तिष्क लगातार ऑक्सीजन मांगता है। शरीर के वजन का मात्र 2% होते हुए भी यह शरीर की ऊंची 20% ऑक्सीजन खपत करता है। जब उपलब्धता थोड़ी भी घटती है तो मस्तिष्क को कम ऑक्सीजन मिलती है। ऊष्मा जनित रक्तचाप घटाव के साथ मिलकर यह चिंताजनक स्थिति बना सकता है। थॉमस का मामला शिक्षाप्रद है। 71 की उम्र में वह हर दिन छोटे बिना खिड़की वाले बाथरूम में 20-25 मिनट का लंबा शावर लेते थे। उन्हें लगता था कि भाप उनकी आर्थराइटिस में मदद करती है। एक सुबह उनकी पत्नी ने जोर की आवाज सुनी। थॉमस फर्श पर गिरे पड़े थे, मुश्किल से प्रतिक्रिया दे रहे थे। अस्पताल ने मूल्यांकन में महत्वपूर्ण ऑक्सीजन अभाव पाया, जो उनके गिरने और बाद की जटिलताओं में योगदानकारी था। थॉमस संभल गए, पर जीवन गुणवत्ता स्थायी रूप से प्रभावित हुई। समाधान सरल है। शावर 10 मिनट से कम रखें, खिड़की खुली रखें या एग्जॉस्ट फैन चलाएं। हवा का संचलन सुनिश्चित करें। यदि शावर में हल्का सा भी चक्कर या सांस फूलना लगे, तुरंत बाहर आएं और ताजी हवा लें। यह मात्र बुढ़ापे के लक्षण नहीं, ये शारीरिक संकेत हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। अब एक हालिया वेलनेस ट्रेंड, ठंडे पानी में डुबकी या बर्फ जैसे ठंडे शावर। आपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को परिसंचरण व ऊर्जा के लिए ठंडे पानी की वकालत करते देखा होगा। कुछ लोगों में लाभ संभव है, पर बुजुर्गों के लिए जोखिमों पर स्पष्ट होना जरूरी है। बेहद ठंडा पानी त्वचा से अचानक टकराता है तो तुरंत वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं और रक्तचाप तेजी से बढ़ता है। युवा लचीली धमनियां इस तनाव को संभाल सकती हैं, पर कठोर धमनियों वाले बुजुर्गों में यह उछाल खतरनाक हो सकता है। यह अचानक दबाव वृद्धि हृदय धमनी तंत्र पर दबाव डालती है और धमनियों की दीवारों को क्षति पहुंचा सकती है। शरीर ऐसी सूक्ष्म क्षतियों की मरम्मत के लिए थक्का निर्माण तंत्र सक्रिय कर सकता है। कोई थक्का छूटकर बह निकले तो मस्तिष्क तक जाकर रक्त प्रवाह रोक सकता है, जो स्ट्रोक का एक मार्ग है। जेम्स का अनुभव बताता है, 68 की उम्र में वे फिट थे। एक डॉक्यूमेंट्री देखकर उन्होंने रोज सुबह बर्फ से ठंडे शावर शुरू कर दिए। कुछ हफ्ते तरोताजा लगे,
फिर एक सोमवार सुबह उनकी पत्नी ने बाथरूम से हलचल सुनी। जेम्स फर्श पर थे, बाईं तरफ हिल नहीं पा रहे थे, बोलने में कठिनाई थी। अस्पताल में स्ट्रोक की पुष्टि हुई। ठंडे शावर से हुआ अचानक रक्तचाप उछाल एक योगदानकारी कारक था। जेम्स की स्थिति एक सिद्धांत साफ करती है, जो किसी एक जनसमूह को लाभ दे वह दूसरे के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। 60 के बाद आपका हृदय धमनी तंत्र अतियों को कम कुशलता से संभालता है। हृदय पर अधिक बोझ, धमनियां कम लचीली और मस्तिष्क को झटकों नहीं स्थिरता की जरूरत होती है। ताजगी चाहिए तो गर्म पानी से शुरू करें और अंत में तापमान को थोड़ा सा कम करें। कभी भी अचानक अत्यधिक ठंडे पानी का सामना न करें। सीने में जकड़न, तीव्र चक्कर या किसी भी चिंताजनक लक्षण पर तुरंत रुकें और सहायता लें। एक और समय संबंधी मुद्दा, रात बहुत देर से सोने से ठीक पहले शावर लेना। बहुतों की यह दिनचर्या होती है, 10-11 बजे गर्म शावर और सीधे बिस्तर। तर्कसंगत और सुकूनदेह लगता है, पर शारीरिक दृष्टि से देखें तो रात में शरीर सर्केडियन रिदम का अनुसरण करता है। कोर तापमान थोड़ा घटता है, रक्तचाप कम होता है, हृदय गति धीमी होती है। नींद की तैयारी में देर रात गर्म शावर इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अस्थायी रूप से उलट देता है। शरीर का तापमान बढ़ता है, रक्तवाहिकाएं फैलती हैं और पसीने के जरिए आप अनजाने में द्रव खो सकते हैं, यानी हल्का डिहाइड्रेशन और रक्तचाप में कमी, ठीक उस समय जब शरीर नींद के लिए संवेदनशील अवस्था में होता है। बुजुर्गों में यह संयोजन समस्याजनक हो सकता है। शोध दर्शाता है कि नींद के दौरान स्ट्रोक हो सकते हैं और कम रक्तचाप, डिहाइड्रेशन जैसे कारक जोखिम बढ़ा सकते हैं। डोरोथी का मामला यहाँ प्रासंगिक है। बाली की उम्र में वे हर रात 11 बजे स्नान कर बिस्तर पर जाती थीं। इसे दिन का शांतिपूर्ण समापन मानती थीं। एक सुबह उनके बेटे ने फोन किया। आवाज से ही कुछ गड़बड़ लगी। उनकी बोली बिगड़ी थी, भ्रमित थी और दायां हाथ ठीक से नहीं चला पा रही थी। उन्हें रात में स्ट्रोक हुआ था। हम यह नहीं कह सकते कि शावर ने सीधे कारण का काम किया, पर समय और दिनचर्या ने योगदानकारी परिस्थितियां बनाई होंगी। सुझाव समय से जुड़ा है। यदि शाम के शावर पसंद हैं, तो इन्हें थोड़ा पहले शेड्यूल करें, आदर्शतः रात 8 बजे से पहले, ताकि शरीर तापमान, रक्तचाप को नींद से पहले फिर संतुलित कर सके। शावर के बाद पर्याप्त हाइड्रेशन सुनिश्चित करें और एक बार फिर चक्कर या दृश्य विकार जैसे चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। अब आधारभूत विज्ञान को और स्पष्ट कर दूं। समझ बढ़ेगी तो निर्णय बेहतर होंगे। अपने परिसंचरण तंत्र को उन नलिकाओं के जाल की तरह माने जो समस्त शरीर में संसाधन पहुंचाते हैं। जब ये नलिकाएं नई और लचीली होती हैं, तो दबाव के उतार चढ़ाव आसानी से संभल जाते हैं। समय के साथ ये कठोर होती हैं, जमाव होते हैं, अनुकूलन क्षमता घटती है। कोई भी अचानक बदलाव, अत्यधिक गर्मी, ठंडक या कम ऑक्सीजन रक्तचाप में ऐसे उतार चढ़ाव लाता है जिन्हें उम्रदराज तंत्र कम कुशलता से संभालता है। मस्तिष्क को स्थिर रक्त प्रवाह की विशेष आवश्यकता है। मांसपेशियां थोड़ी देर कम से कमजोर चल सकती हैं, पर मस्तिष्क नहीं। वह ऑक्सीजन, ग्लूकोज का भंडारण नहीं कर सकता। हर क्षण निरंतर आपूर्ति चाहिए। जब दबाव बहुत घटता है तो आपूर्ति धीमी पड़ती है। जब बहुत बढ़ता है तो स्नायु भित्तियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। दोनों ही स्थितियां स्ट्रोक जोखिम बढ़ाती हैं। फिर थक्के का मुद्दा आता है। एक नदी की कल्पना करें। जब प्रवाह तेज है तो सब कुछ बह जाता है। जब प्रवाह धीमा पड़ता है तो कचरा जमा होकर रुकावट बना देता है। रक्त भी कुछ ऐसा ही करता है। मजबूत प्रवाह कोशिकाओं को सहज चलाता है। कम दबाव, डिहाइड्रेशन या कम ऑक्सीजन से प्रवाह धीमा पड़ता है। कोशिकाएं एकत्रित हो सकती हैं, थक्का बन सकता है, और यदि वह मस्तिष्क की आपूर्ति करने वाली धमनी में फंस जाए तो स्ट्रोक होता है। कुछ ही क्षण ऑक्सीजन से वंचित होने पर मस्तिष्क कोशिकाएं मरने लगती हैं। यह क्षति स्थायी होती है। अच्छी खबर यह है कि आप सरल समायोजनों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। शावर 10 मिनट के भीतर रखें। आरामदेह गर्म पानी अपनाएं। अतियों से बचें। बाथरूम में वेंटिलेशन रखें। भारी भोजन या कुछ दवाएं लेने के तुरंत बाद शावर न लें। बहुत देर रात शावर न लें। ये छोटे बदलाव
3 अहम बातों की रक्षा करते हैं: स्थिर रक्तचाप, पर्याप्त ऑक्सीजन और सशक्त परिसंचरण। अब कार्मेन की कहानी साझा करता हूँ, जो इन सब को खूबसूरती से जोड़ती है। 70 की उम्र में कार्मेन प्रसन्न और स्वतंत्र थी। स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती थी क्योंकि वे ठीक महसूस करती थी। उनकी आदत थी बहुत गर्म, देर रात का शावर, वह भी छोटे बंद बाथरूम में। कभी कभी शावर के बाद चक्कर आते, पर वे इसे सामान्य बुढ़ापा मानती। फिर उन्हें इसी तरह की जानकारी मिली जैसी मैं साझा कर रहा हूँ। उन्होंने बदलाव किए: छोटे शावर, कम तापमान, समय पहले और हमेशा वेंटिलेशन। कुछ हफ्तों बाद कार्मेन ने भावुक होकर बताया, शावर के बाद अब चक्कर नहीं आते, नींद की गुणवत्ता बेहतर हुई और यह जानकर मन शांत है कि वे अपने मस्तिष्क स्वास्थ्य की रक्षा कर रही हैं। उन्हें महंगे हस्तक्षेप या नई दवाओं की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ शरीर की जरूरतें समझनी थी और उसी अनुसार समायोजन करने थे। छोटे बदलावों ने उनके दैनिक कल्याण में वास्तविक फर्क डाला और संभवतः दीर्घकालिक जोखिम भी घटाया। कार्मेन और असंख्य अन्य रोगियों से मैंने सीखा कि रोकथाम त्याग नहीं मांगती, ये जागरूकता मांगती है। आपकी हर दिनचर्या का चुनाव या तो आपके स्वास्थ्य को सहारा देता है या उसे कमजोर करता है। जब आप सिफारिशों के पीछे तर्क समझते हैं, तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों, स्वतंत्रता, मानसिक स्पष्टता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता की रक्षा करने वाले निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मैंने लोगों को रातों रात स्वतंत्रता खोते देखा है। एक दिन वे चल फिर रहे होते हैं, अपने काम खुद कर रहे होते हैं, अगले दिन कपड़े पहनने, खाने, संवाद करने जैसे मूल कार्यों में मदद चाहिए होती है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने छोटे छोटे निरंतर समायोजनों से कई वर्षों तक अपनी शक्ति और स्वायत्तता बनाए रखी। फर्क किस्मत का नहीं था, सूक्ष्मताओं पर सजग ध्यान और अनुकूलन की इच्छाशक्ति का था। जो मैं सबसे अधिक चाहता हूं कि आप याद रखें, बुढ़ापा समर्पण या नाजुक हो जाने का नाम नहीं, बल्कि शरीर की बदलती जरूरतों के प्रति बुद्धिमानी से अनुकूल होने का नाम है। आपकी धमनियां पहले जैसी लचीली नहीं रही, आपका दिल पहले जितनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देता, आपका मस्तिष्क झटकों से अधिक स्थिरता चाहता है। पर इसका अर्थ अनिवार्य समस्याएं नहीं, बस आपके चुनावों में ज्यादा सोच समझ की आवश्यकता है। छोटे समायोजन समग्र सुरक्षा में जुड़ते जाते हैं। पानी थोड़ा ठंडा करना, खिड़की खोलना, खाने के 60 मिनट बाद स्नान करना, शाम को थोड़ा पहले शावर लेना। ये छोटे छोटे बदलाव मामूली लगते हैं, पर रोज के जमा होने से सुरक्षा की ठोस नींव बनाते हैं। इनाम सिर्फ स्ट्रोक से बचाव नहीं, बल्कि वही करना जारी रखना है जिसे आप प्रेम करते हैं, स्वयं की देखभाल करना, अपने प्रियजनों को बिना निरंतर सहायता के अपनाना। समापन से पहले एक जरूरी बात, ये सब चिकित्सा ज्ञान और क्लिनिकल अनुभव पर आधारित है, पर सामान्य सलाह व्यक्तिगत चिकित्सा का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति अलग है, आपकी स्थितियां, दवाएं और जोखिम कारक आपके लिए विशिष्ट हैं। दिनचर्या में बड़े बदलाव करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें। और यदि कभी चक्कर, धुंधला दिखना, कमजोरी, बोलने में कठिनाई या अन्य चिंताजनक लक्षण हो, तो देर न करें, तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है और त्वरित उपचार परिणामों को नाटकीय रूप से प्रभावित करता है। मैं ये जानकारी इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि ज्ञान सशक्त करता है। जब आप समझते हैं कि आपका शरीर कैसे काम करता है और उसे क्या चाहिए, तो आप ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो भविष्य की रक्षा करें। आपको डर में नहीं, जागरूकता में जीना है। स्वतंत्रता और निर्भरता के बीच का फर्क अक्सर रोजमर्रा के छोटे निर्णयों पर टिकता है। आशा है कि आप आज सीखी बातों को सोच समझकर लागू करेंगे। इसे किसी प्रियजन के साथ साझा करें, संभव है एक सरल बातचीत किसी को टालने योग्य स्वास्थ्य संकट से बचा दे। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें, ऐसे समायोजन करें जो आपके कल्याण का समर्थन करें। और याद रखें, आपका हर सजग चुनाव आपके भविष्य के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और जीवन गुणवत्ता में निवेश है। आपका जीवन अमूल्य है और हर दिन स्वयं की समझदारी से देखभाल करने का अवसर है। शक्ति सचमुच सूक्ष्मताओं में बसती है और वे सूक्ष्मताएं आपके हाथ में हैं।